बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स, जिसको हम सुपर नोड भी कहते हैं। तो इस टॉपिक में हमने क्या करना है, इस टॉपिक में हमने नोड वोल्टेज को फाइंड करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, काउंट प्रिंसिपल नोड। जो भी हमारे पास सर्किट गिवन होगा हमने चेक करना है कि इसमें कितने प्रिंसिपल नोड हैं। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है कि जब हमें पता चल जाए कि इतने प्रिंसिपल नोड हैं, तो उसमें से हमने क्या करना है, एक माइनस कर देना है। एक माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमने कितनी इक्वेशंस लिखनी है। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है कि एक प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस नोड में कन्वर्ट कर देना है। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है कि एक प्रिंसिपल नोड को तो हमने रेफरेंस नोड में कन्वर्ट कर दिया, तो जो बाकी हमारे पास प्रिंसिपल नोड रह जाएंगे, जिनको हम नॉन रेफरेंस नोड भी कहते हैं, उन्हें हमने कोई ना कोई नाम दे देना, लाइक V1, V2, V3। स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करना है, सर्किट में चेक करना है कि सुपर नोड बन रहा है कि नहीं। स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में हमने क्या करना है, अप्लाई केसीएल। जो हमारे पास नॉन रेफरेंस नोड हैं, जिन्हें हमने कोई ना कोई नाम देना होता है, V1, V2, V3, उन पर हमने क्या करना है, केसीएल को अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में हमने क्या करना है, अप्लाई ओहम्स लॉ। केसीएल अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास केसीएल इक्वेशंस आ जाएंगी, उन पर अब हमने क्या करना है, ओहम्स लॉ को अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 7 स्टेप्स हैं, जिनको फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, सर्किट को सॉल्व करना है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे मज़ीद बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ये सर्किट है। इस सर्किट पर अब हमने बारी बारी 7 के 7 स्टेप्स को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, काउंट प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड क्या होता है, प्रिंसिपल नोड हमारे पास एक ऐसा नोड होता है कि जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स के टर्मिनल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो इस सर्किट में देखते हैं हमारे पास कितने प्रिंसिपल नोड हैं। तो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये देखें, 2 अम्पेयर के करंट सोर्स का एक ये टर्मिनल, 2 ओहम के रजिस्टर का एक ये टर्मिनल, 2 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स का एक ये टर्मिनल और 10 ओहम के रजिस्टर का एक ये टर्मिनल। ये 4 टर्मिनल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये क्या एक प्रिंसिपल नोड है। तो इधर हम एक छोटा सा सर्कल लगा लेते हैं इसकी निशानी के लिए। तो राइट साइड की तरफ चलते हैं। 2 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स का एक ये टर्मिनल, 10 ओहम के रजिस्टर का एक ये टर्मिनल, 4 ओहम के रजिस्टर का एक ये टर्मिनल और 7 एम्पेयर के करंट सोर्स का एक ये टर्मिनल। ये 4 टर्मिनल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये भी क्या एक प्रिंसिपल नोड है। तो इधर भी हम छोटा सा एक सर्कल लगा लेते हैं इसकी निशानी के लिए। बॉटम पे चलते हैं। बॉटम पे अगर आप देखें, 2 एम्पेयर के करंट सोर्स का एक ये टर्मिनल, 2 ओहम के रजिस्टर का एक ये टर्मिनल, 4 ओहम के रजिस्टर का एक ये टर्मिनल और 7 एम्पेयर के करंट सोर्स का ये टर्मिनल। ये चारों टर्मिनल आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं, तो ये भी क्या एक प्रिंसिपल नोड है। तो इधर भी हम एक छोटा सा सर्कल लगा लेते हैं इसकी निशानी के लिए। तो इस सर्किट में हमारे पास कितने प्रिंसिपल नोड हैं, 1 2 3। तो इधर हम लिख लेते हैं 3। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है कि जितने भी हमारे पास प्रिंसिपल नोड हैं, उसमें से हमने -1 कर देना है। तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 से क्या मुराद है, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमने कितनी इक्वेशन लिखनी है, 2। तो आगे चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, एक प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस नोड में कन्वर्ट कर देना है। रेफरेंस नोड में कन्वर्ट करने से मुराद ये है कि उस नोड पर हमने लगा देना है ग्राउंड, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 0 वोल्ट। तो अब ये जो हमारे पास 3 प्रिंसिपल नोड हैं, किस प्रिंसिपल नोड को हमने रेफरेंस नोड बनाना है, वो ज़्यादातर होता है बॉटम वाला नोड। तो इस पर अब हमने क्या करना है, ग्राउंड लगा देना है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 वोल्ट। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है, जो बाकी हमारे पास प्रिंसिपल नोड रह जाएंगे, जैसे कि ये 2 रह गए हैं,
जिनको हम नॉन रेफरेंस नोड भी कहते हैं, उनको हमने कोई ना कोई नाम दे देना है, लाइक V1 V2। तो इसको मैं कोई ना कोई नाम दे देता हूँ, इसे मैं V1 ही कह देता हूँ और इसको भी मैं V2 कह देता हूँ। आगे चलते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करना है, चेक सुपर नोड। अब हमने चेक करना है सर्किट में कोई सुपर नोड बन रहा है कि नहीं। सुपर नोड क्या होता है कि दो नॉन रेफरेंस नोड के दरमियान अगर कोई वोल्टेज सोर्स आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपर नोड। जैसे कि एक नॉन रेफरेंस नोड ये है और दूसरा नॉन रेफरेंस नोड ये है, इन दोनों के दरमियान अगर कोई वोल्टेज सोर्स आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपर नोड। तो ये आप देख सकते हैं दोनों नॉन रेफरेंस नोड के दरमियान ये वोल्टेज सोर्स आ रहा है, तो ये क्या सुपर नोड है। यानी कि ये तो हमें आइडेंटिफाई हो गया कि ये सुपर नोड है। अब हमने क्या करना है, सुपर नोड की पहचान के बाद अब हमने क्या करना है, सुपर नोड इक्वेशन लिखनी है। सुपर नोड इक्वेशन लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इधर आपने एक सर्कल लगाना है। सर्कल इस तरह लगाना है कि जिसमें ये दोनों नॉन रेफरेंस नोड आ जाएं। और उस सर्कल में आपने एक और चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर तो कोई रजिस्टर वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में आ जाती है तो उस रजिस्टर को भी आपने उस सर्कल के अंदर ले लेना है। अगर एक से ज़्यादा रजिस्टर भी पैरेलल में आ जाती हैं तो आपने क्या करना है, सब की सब रजिस्टर को उस सर्कल के अंदर ले लेना है। तो अब सर्कल लगा लेते हैं। सर्कल में दोनों नॉन रेफरेंस नोड भी आने चाहिए और अगर वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कोई रजिस्टर लगी हुई है तो वो भी आनी चाहिए। तो वो सर्कल इस तरह का होगा। तो ये सर्कल हमने लगा लिया। अब हमने क्या करना है, इसकी सुपर नोड इक्वेशन लिखनी है। सुपर नोड इक्वेशन किस तरह लिखी जाती है, केवीएल अप्लाई करके। लेकिन हम केवीएल को अप्लाई किए बगैर भी इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। वो किस तरह लिखी जाती है, आपने ये देखना है कि वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल जिस नॉन रेफरेंस नोड के साथ लगा हुआ है, जैसे ये V2 के साथ लगा हुआ है, उसको आपने माइनस कर देना है वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल जिस नॉन रेफरेंस नोड के साथ लगा हुआ है उससे। यानी कि V2 को माइनस कर देना V1 से और उसको इक्वल रख देना वोल्टेज सोर्स की वैल्यू के। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या है, 2। तो ये किस तरह लिखा जाएगा, V2 माइनस V1 और इक्वल रख देना किसके, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू के, वो क्या है 2। तो ये हमारे पास सुपर नोड इक्वेशन आ गई जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। तो स्टेप नंबर 6 में हमने क्या करना है, अप्लाई केसीएल। केसीएल किस पर अप्लाई करना है, इस सर्कल के ऊपर अब हमने केसीएल को अप्लाई करना है। सर्कल पर केसीएल किस तरह अप्लाई करेंगे, सर्कल से जो बाइट लाइंस जा रही हैं, जैसे ये लाइंस आप देख सकते हैं, इस पर अब हमने क्या करना है, केसीएल को अप्लाई करना है। यानी कि हमने चेक करना है कि इन लाइन से या इन वाइट से करंट नोड में एंटर हो रही हैं या नोड से लीव कर रही हैं। इस पूरे सर्कल पर अब हमने केसीएल लगाना है। लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें 2 अम्पेयर की करंट इस सर्कल में यानी कि नोड V1 में एंटर हो रही है। और राइट साइड पे अगर आप देखें 7 अम्पेयर की करंट इस सर्कल से यानी कि V2 से लीव कर रही है। लेकिन 2 ओहम की करंट का और 4 ओहम की करंट का हमें नहीं पता, तो वो हम खुद से एज्यूम कर लेंगे वो या तो एंटर हो रही है या तो लीव कर रही है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, वो करंट लीव एज्यूम करते हैं। तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि नोड से ये करंट लीव कर रही है। इसी तरह 4 ओहम की रजिस्टर में भी नोड से करंट लीव कर रही है। इनको कोई ना कोई हम नाम भी दे देते हैं, लाइक इसे मैं कह देता हूँ I1 और इसको मैं कह देता हूँ I2। अब मैंने क्या करना है, इस पर केसीएल अप्लाई करना है, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ के मुताबिक किसी भी नोड में एंटर होने वाली करंट का सम बराबर है उस नोड से लीव होने वाली करंट के सम के। तो अब हमने देखना है इस सर्कल पर हम केसीएल लगा रहे हैं तो इस सर्कल में कितनी करंट एंटर हो रही हैं। तो इस सर्कल में अगर आप देखें सिर्फ एक ही करंट एंटर हो रही है, वो कौन सी है, 2 अम्पेयर की। तो 2 बराबर है उस नोड से या उस सर्कल से लीव होने वाली करंट के सम के। तो इस सर्कल से कितनी करंट लीव करनी है, एक I1 एक I2 और एक 7 अम्पेयर की। तो तीनों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस 7। तो ये दूसरी हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 7 की तरफ। स्टेप नंबर 7 में हमने क्या करना है, अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के मुताबिक I इज इक्वल टू V ओवर R। इस फॉर्मूले को हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो इस फॉर्मूले को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 2 एज इट इज आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू I1 की जगह अब हमने ये फॉर्मूला लगाना है। I1 करंट किस रजिस्टर में से गुजर रही है, I1 करंट गुजर रही है 2 ओहम के रजिस्टर में। तो R तो मेरे पास आ गया 2, तो डिवाइडेड बाई R मैंने लिख दिया 2। अब मैंने V की जगह क्या लिखना है, V की जगह मैंने लिखना है 2 ओहम के वोल्टेज। तो वोल्टेज फाइंड करने के लिए भी हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, वो क्या है, V इज इक्वल टू V हाई माइनस V लो। कोई भी जो हमारे पास रजिस्टर होती है, कोई भी जो हमारे पास लोड होता है, उसके हमेशा दो वोल्टेज होते हैं। कौन कौन से, एक हाई वोल्टेज और एक लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज को जब हम लो वोल्टेज से माइनस कर देते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो उस रजिस्टर या लोड के वोल्टेज होते हैं। तो इसमें भी हमने क्या करना है, ये देखना है 2 ओहम रजिस्टर के दोनों टर्मिनल पर कौन कौन से वोल्टेज हैं। एक टर्मिनल पर अगर आप वोल्टेज देखें कौन सा, V1,
और दूसरे टर्मिनल पर अगर आप देखें ग्राउंड लगा हुआ है जिसके वोल्टेज क्या होते हैं 0 वोल्ट। तो ये तो हमें पता चल गया दोनों वोल्टेज कौन से हैं। अब हमने ये देखना हाई वोल्टेज कौन से हैं और लो वोल्टेज कौन से हैं। तो ये किस तरह पता चलता है, ये इस तरह पता चलता है कि जो करंट की डायरेक्शन हमने अज्यूम किया है उसको हमने देखना होता है। करंट की डायरेक्शन की टेल जिस तरफ होगी वो वोल्टेज क्या होंगे, हाई होंगे। I1 की टेल किसकी तरफ है, V1 की तरफ, तो हाई वोल्टेज कौन से होंगे, V1। तो हाई वोल्टेज की जगह क्या आ गया V1 माइनस फॉर्मूले का लो वोल्टेज कौन से 0 वोल्ट, तो इधर आ गया 0 प्लस I2 की जगह भी हमने ओम्स लॉ लगाना है। I2 किस रजिस्टर में से गुजरा है, I2 4 ओम के रजिस्टर में से गुजरा है, तो R की जगह आ गया 4 और V की जगह क्या आएगा 4 ओम के हमने वोल्टेज देखना है। एक टर्मिनल पे वोल्टेज है V2 और दूसरे टर्मिनल पे वोल्टेज है 0 वोल्ट। I2 की डायरेक्शन को देखेंगे, I2 की जो टेल है वो V2 की तरफ है, तो हाई वोल्टेज कौन से होंगे V2 माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा और लो वोल्टेज कौन से होंगे 0 प्लस 7 एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 2 का पार्ट ए। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से मुराद ये है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू को ख़त्म करना है हमने। डिनोमिनेटर की वैल्यू किस तरह ख़त्म होगी, हमें इस इक्वेशन को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर की वैल्यू ख़त्म हो जाए। तो वो वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू है 4। तो इक्वेशन 2a मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर है 4 मल्टीप्लाई बाय V1 माइनस 0 क्या होगा, V1 ही होगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय V2 माइनस 0, ये हमारे पास V2 ही होगा, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 टू द 8, ये हमारे पास 8 आ गया। 2 टू द 4, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2V1 आ जाएगा, प्लस 4 4 से कैंसिल, ये V2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 7 मल्टीप्लाई 4, ये हमारे पास आ गया 28। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2 का पार्ट बी। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। इन दोनों का अब हमने क्या करना है, मैथमेटिकली सॉल्व करना है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नोड वोल्टेजेस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आज के इस टॉपिक में हमने करना भी ये था। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास V1 की क्या वैल्यू आई, V1 की वैल्यू हमारे पास आई -7.333 वोल्ट और V2 की हमारे पास क्या वैल्यू आई, V2 की वैल्यू हमारे पास आई -5.333 वोल्ट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।